ओम नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ पांडुलिपि के दूसरे व्याख्यान के साथ, जिसका शीर्षक है पांडुलिपि ग्रंथ रचना की प्रक्रिया। पांडुलिपि ग्रंथ किस प्रकार से रचित किया जाएगा या पांडुलिपि ग्रंथ की रचना किस प्रकार से होगी, और इसके माध्यम से मैं ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि किसी भी ग्रंथ को लिखने के लिए किन किन तत्वों का होना आवश्यक है। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो किसी ग्रंथ की रचना में बहुत सहायक हैं या जिनके प्रयोग करने के बाद रचना उत्तम रचना में स्वीकार की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पांडुलिपि की परिभाषा, उसके विभिन्न प्रकार मैं पिछले व्याख्यान में आपके साथ अपने विचारों को साझा कर चुका हूं। विश्व की प्राचीनतम पुस्तक के रूप में वेद को स्वीकार किया जाता है, आदि ज्ञान के रूप में वेद को स्वीकार किया जाता है। और वेद जिसको सृष्टि का आदि ज्ञान माना गया, स्वीकार किया गया, उसको पुस्तक के रूप में नहीं स्वीकार किया गया, अपितु उसको श्रुति के रूप में, श्रूयते अनया सा श्रुति, कर्ण शुष्कुली परंपरा से इस कान के द्वारा सुन करके, बुद्धि के द्वारा, आत्मा के द्वारा ग्रहण कर करके हमारे पास एक परंपरा आई जिसको हमने श्रुति कहा। और ये श्रुति परंपरा जब स्खलित होने लगी, जब गिरने लगी, जब लोग विद्या अध्ययन से प्रमाद करने लगे, तो एक परंपरा आई लेखन की। तो वो लेखन की परंपरा कब प्रारंभ हुई इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है कालक्रम के द्वारा। पुनरअपि के श्रुति से लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई और उसी में हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, धर्म ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, ये सब उसी परंपरा में और आधुनिक साहित्य तक आते आते ये हमारी एक परंपरा है। तो उसको हमने स्वीकार किया और हमने लेखन प्रारंभ किया। और लिखने के लिए हम एक ऐसा लिप्यासन चाहते थे, ऐसा पत्र चाहते थे, ऐसा कोई साधन चाहते थे जिस पर लिखा हुआ दीर्घ काल तक हो, जिसको लाने ले जाने में सुविधा हो, जिसको कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, वातावरण, तापमान या अनेक प्रकार के जो पांडुलिपि के संबंधित जितने झंझावात हैं या जितने उसको नष्ट करने वाले तत्व हैं, उसको अधिक से अधिक उसको बचाया जा सके, उसका प्रोटेक्शन किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, वो भी उसके साथ लगाए जाए। तो वो हमने सब उसमें प्रयोग करना प्रारंभ किया और हमने ये विचार करके, चिंतन करके कि किन वृक्षों की छाल ऐसी है, ऐसे कौन कौन से पत्र, पत्ते हैं, ऐसी कौन सी छाल है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, वो दीर्घ काल तक जीवित रह सकते हैं। तो हमने देखा ताड़पत्र अपने आप में दीर्घ काल तक रहने वाले हैं, और ताड़पत्रों के अधिक लंबे समय तक रहने में कारण यह भी है कि लकड़ी में तेल की मात्रा अधिक होती है, जल भी होता है, उस तेल को सूखने में कई सौ वर्ष लग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आधुनिक भवन निर्माण में जो सीमेंट और कंक्रीट के और लोहे के बने हुए जो भवन है, वो 50 साल, 60, 70, 75 साल, अधिक 100 साल तक ठीक रह सकते हैं। लेकिन पुराने जो घर आपने देखे होंगे, वो जो कड़ियों के और शहतीर जिसमें लगे होते थे, कई सौ सालों के वो ऐसे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि लकड़ी में ज्यादा लंबे समय तक भार सहन करने की और उसके तेल के सूखने में लगभग 400 से 500 साल लग जाता है, जब वो जाकर के धीरे धीरे गलती है, जब वो सूखने लगती है। तो ऐसे हमने ताड़पत्रों का प्रयोग प्रारंभ किया और उन ताड़पत्रों के प्रयोग
में जब वो धीरे धीरे सूखने लगते थे तो उस पर रीऑयलिंग हम करना प्रारंभ करते थे। इसलिए जहां का टेम्परेचर ठीक ठाक है वहां पांडुलिपियां ज्यादा लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं। और यही कारण है कि मिस्र में जो मृतकों की पुस्तक के नाम से जिनको जाना गया, जो पेपिरस नामक वृक्ष की छाल से बनाए गए और उसी पेपिरस को बिगड़ करके बाद में पेपिरस भी नाम मिलता है, पेपायरस भी मिलता है, उसी से बिगड़ करके पेपर बना। और जो आधुनिक समय में जो पत्र हमारे पास उपलब्ध होता है उसको हम पेपर के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये जो परंपरा हमारे पास आई ये प्रकृति से आई। तो ऐसे करके अनेक सारे तत्व हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं पुस्तक की रचना में, पांडुलिपि के लेखन में, जिसमें सबसे पहले यदि हम चर्चा करें लिप्यासन, मसी, लेखनी, डोरा, वेस्टन, कास्ट वेस्टन और ग्रंथि, हड़ताल या हड़ताल, ये तत्व हैं। और इसमें जो मुख्य जो तत्व है वो है लेखक और लिपिकार। इन बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम लिखा कि लिप्यासन होना बहुत जरूरी है। लिखे किस पर? तो लिपि जिस पर लिखी जाए, लिपि का जो आसन हो, स्थान हो, विराम स्थल हो, उसको हमने लिप्यासन के नाम से कहा। वो अनेक प्रकार का हो सकता है, वो ईंट का हो सकता है, वो पत्थर का हो सकता है, वो लोहे का, सोना, चांदी, तांबा, ताड़पत्र, भोजपत्र, अगरूपत्र, हाथी दांत, सांची पात, बैम्बू ट्री का हो सकता है, बनाना ट्री का हो सकता है, कागज का हो सकता है। तो जहां जहां लिखा जा सकता है, चाहे वो कठोर आसन हो चाहे कोमल आसन हो, तो वो लिपि का आसन स्वीकार किया गया। पुराने समय में जब कच्चे घर होते थे तो उनको लीप दिया जाता था और लीप करके वर्णमाला वहां ऊपर लिख दी जाती थी ताकि बच्चा उसको आराम से पढ़ सके। आधुनिक समय तक आते आते क्लास में आचार्य के द्वारा श्याम पट्ट पर लिखना, श्वेत पट्ट पर लिखना, उसी का परिचय कहीं ना कहीं लगता है। और ये ताड़पत्र, भोजपत्र आदि प्राचीन समय में बड़ी उत्तमोत्तम प्रकार की विधियां थी जो इनको बनाने के लिए काम आती थी। इसलिए पांडुलिपि का निर्माण अपने आप में उत्तमोत्तम माना गया और पांडुलिपि का दान सबसे बड़ा दान भी माना गया। तो ऐसे लिप्यासन बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। और दूसरा है मसी, जिसको हमने स्याही के रूप में कहा। काली, नीली, सुनहरे रंग की, चांदी जैसे रंग की, हरित वर्ण की अनेक प्रकार की स्याहियों का प्रयोग पांडुलिपियों में मिलता है। और ये कैसे तैयार किया जाए? मूल रूप से स्याह जो शब्द है ये काले के लिए प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में एक प्रक्रिया थी छोटी सी स्याही बनाने की, पांडुलिपियों के निर्माण में बहुत काम आती। एक मिट्टी का दिया जला करके उसमें हम तिल का तेल डालते हैं और उसके ऊपर एक दिया और उल्टा करके थोड़ी सी ऊंचाई पर रख देते हैं। तो उसकी जो काजल है वो सारी जाकर के ऊपर वाले दिए के चारों तरफ लग जाती। और उसके लगने के बाद जब वो समाप्त हो जाता है तेल, उस काजल को खुरच करके उतार लिया जाता है और उसमें तिल का तेल मिला लिया जाता है, गोंद मिला लिया जाता है, लाख मिला लिया जाता है और उसको फिर घोटते रहते हैं तो वो स्याही बन जाती है। और उसको और अधिक पक्का करने के लिए उसमें कई बार लोहे की कीलों का प्रयोग किया जाता है या लोहे के कुछ तत्व उसमें डाल दिए जाए। कुछ समय बाद वो एकदम से पक्की स्याही हो जाती है, वो चमकदार भी हो जाती है। इसी प्रकार से हमने प्रकृति से कुछ रंग लिए जिसको हमने नेचुरल कलर के नाम से कहा। वो हमने फूलों से ग्रहण किए, उनका अर्क निकाला और उनको रस निकाला, उसमें गोंद मिलाया, उसमें लाख मिलाया, उसमें कुछ तेल मिलाया, तो वो चमकीली भी हो गई, उत्तम भी हो गई और पक्की स्याही के रूप में भी विद्यमान हुई। तो इसी प्रकार से सोने और चांदी को भी जब रगड़ रगड़ करके उनका हमने अर्क निकाला तो स्याही के रूप में
स्वर्णिम स्याही के रूप में उसको प्रयोग किया गया। और इसी प्रकार से चांदी के वर्क को भी जब घिस घिस करके हमने चांदी की स्याही के रूप में तैयार किया, तो अनेक वर्णों की स्याही हमारे पास हो गई, जो कहीं कहीं शीर्षक के लेखन में, मंगलाचरण के लेखन में, पुष्पिका के लेखन में, किन्हीं विशिष्ट मंत्रों के लेखन में और किन्हीं विशिष्ट तत्वों के लेखन में, जिनका हम विशेष रूप से उद्घाटन करना चाहते हैं, उनके लेखन में भी हमारे समक्ष आई और हमने उनको बड़े सिद्ध हस्तता के साथ उनका प्रयोग किया। इससे न केवल पांडुलिपि सुंदर हुई, आकर्षक हुई, अपितु यह पांडुलिपियां बच्चों के द्वारा ग्राह्य हुई, उत्तम हुई और उनको और अधिक आदर के साथ स्वीकार किया गया, उनकी मान्यता अधिक बढ़े। तीसरा जो तत्व है वो है डोरा, क्योंकि पांडुलिपि का संदर्भ जैसे मैंने बताया था कि एक पुस्तक को लेकर के, एक पांडुलिपि के एक फोलियो को लेकर के, एक पत्र को लेकर के उसके बीच में 2 सुराख आप कर लीजिए, और उस डोरे को भी वो सूत का हो सकता है, कपास के द्वारा जिसको बनाया जाता है, और उसके ऊपर भी हल्दी का लेप लगाया जाता है ताकि उसमें कीड़े आदि न लगे, चींटियां आदि न लगे, कोई दूसरे तत्व उसको खा न सके। इसलिए हल्दी का प्रयोग अपने जीवन में भी उतना ही उत्तम है जितना पांडुलिपियों के लिए उत्तम है। हल्दी इज हेल्दी फॉर द हेल्थ और हेल्दी फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट्स आल्सो। तो इस प्रकार से डोरी का अपना महत्व है जिसके द्वारा उसको बांधा जाए। एक हमारे यहां लेखनियों का प्रयोग हुआ, अनेक प्रकार की लेखनियां हमारे यहां बनाई गई। कुछ लोहे की बनाई गई जो खोदने का काम करती थी, कुछ सरकंडे की बनाई गई जिनको काट करके, छील करके, जिसकी बारीक नोक, पतली नोक करके, कुछ मोटी नोक करके लेखन के कार्य के लिए लिया गया। मोर के चंदों का प्रयोग मैंने लिखा और दूसरे पक्षियों के पंखों का प्रयोग मैंने लिखा। मैंने आपको बताया कि उनके प्रयोग से भी लेखन का कार्य हुआ। सरकंडों का अधिक प्रयोग हुआ। मूलतः जो ताड़पत्र हैं उनके अंदर खोद करके अक्षर खोदे जाते थे और खोदने के बाद उसमें जो स्याही हमने बनाई है उस स्याही का इस प्रकार से लेप करके उसमें भर देते थे और फिर किसी दूसरे पात्र से, किसी औजार से ऊपर की स्याही को हटा करके कपड़े से साफ कर दिया जाता था और कुछ समय बाद वो स्याही सूख जाती थी और वो उसमें भर जाती थी, तो वो पक्का एकदम से हो जाता था। जिस प्रकार से आधुनिक समय में आपके घरों के बाहर लगे हुए जो नेम प्लेट के जो आपके बोर्ड हैं जिसमें पत्थर में खोद करके वो अलग अलग कुछ सोने जैसे, कुछ लाल, नीले, काले, पीले करके उसमें स्याही भरता है, वही प्रक्रिया ताड़पत्रों के अंदर पांडुलिपियों में विद्यमान होती थी। इसी प्रकार से जो कास्ट का विधान है, 2 कास्ट की पट्टिकाएं, एक इधर और एक इधर, दोनों में जिसमें बीच में एक इधर और एक इधर सुराख रहते थे, वो कास्ट की पट्टिकाएं मजबूत होती थी और अधिकांशतः वो नीम की प्रयोग की जाती थी, अखरोट की प्रयोग की जाती थी, आम की प्रयोग की जाती थी, जिसमें कीड़ा नहीं लगता है, जो ज्यादा सुरक्षित रहती है और ज्यादा मजबूत भी होती है, इसलिए उनका प्रयोग वहां विधान किया गया। उसके बाद वेष्टन, आच्छादन, एक कपड़ा, अधिकांशतः कॉटन, सूती कपड़े का प्रयोग किया गया और सूती कपड़े में भी जो मैरून कलर का जो कपड़ा है उसका प्रयोग किया गया और ऐसा माना जाता है कि यह कपड़ा प्रकाश का कुपोषक है और प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित नहीं करता है और कीट पतंगों से उसकी रक्षा करता है। उस नवीन वस्त्र को भी 8-10 बार पानी में डुबो करके उसका सारा मांड निकाल करके उसको एकदम से निर्मल कर लिया जाता है। एकदम से नवीन वस्त्र का प्रयोग, कपड़े का प्रयोग वहां नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से डोरी और ग्रंथि भी एक प्रकार की डोरी है जिसका प्रयोग उसको बांधने के लिए किया जाता है। उसमें कई प्रकार की बीच में गांठें
भी लगा करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। चौथा जो तत्व है जिसको हड़ताल या हड़ताल के रूप में कहा गया, आप इसको इस प्रकार से मान लीजिए कि आधुनिक समय में जो आपका व्हाइटनर है वो तो केवल सफेद ही है, लेकिन प्राचीन पांडुलिपियों में, प्राचीन पुस्तकों में हड़ताल का प्रयोग मूल रूप से कहीं कहीं हल्दी के रूप में भी प्रयोग किया गया, या कहीं गलत लिखा गया तो उसको मिटाने के लिए भी प्रयोग किया गया, या कभी कभी जो ये किताब का बॉर्डर होता है और उसके बाहर का जो हिस्सा है इसको हाशिया कहा। जब कहीं गलत हो जाए तो वहां एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं या स्टार मार्क लगा देते हैं और उसको जाकर हाशिए पर ठीक कर देते हैं, या ठीक नहीं हो सकता तो उसको नीचे लिख देते हैं और उधर एक छोटा सा स्वस्तिक का चिन्ह बना देते हैं। तो ऐसे करके हड़ताल या हड़ताल का भी उसमें पांडुलिपियों में प्रयोग किया गया। इसके बाद है कि लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पांडुलिपि का, क्योंकि लेखक अपने आप में शिल्पकार है, वो शिल्पी है, वो रूपकार है, वो उस ग्रंथ का सूत्रधार है और वो उस ग्रंथ का रचनाकार है। इसलिए उस लेखक के ऊपर बहुत बड़ा भार है, क्योंकि वो प्रचलित परंपराओं को लिखने वाला है, प्रचलित धारणाओं को लिखने वाला है, प्रचलित वाक विलासों को लिखने वाला है, और इन सारी चीजों को उनको शब्द रूप में लिपिबद्ध करना है, और लिपिबद्ध करने के बाद उसको एक अपनी पुस्तक तैयार करनी है, एक पांडुलिपि तैयार करनी है, जो बहुत बड़ा प्रमाण है अपने आप में। ऐतिहासिक भी प्रमाण है, साहित्यिक भी प्रमाण है, और अनेक वस्तुओं का साक्षात्कर्ता भी वो लेखक है। इसलिए उसको एक एक शब्द का बड़ा ध्यान रख करके चलना है, क्योंकि ये अपौरुषेय से पौरुषेय में जा रहा है। वेद अपौरुषेय है और बाद में आकर के हस्तलिखित, ये कहां का पब्लिकेशन है, ये कहां का पब्लिकेशन है, ये कहां का पब्लिकेशन है, उसमें जब त्रुटियां हैं तो उसमें वेद मूलतः उस ईश्वर की रचना स्वीकार किया जाता है, अपौरुषेय इसको स्वीकार किया गया, और लिपिबद्ध होकर के हाँ ये किसने लिपिबद्ध किया, तो उसमें वो संपादक के रूप में व्यक्ति रहता है। ग्रंथ का संगत रूप होना, संगत विधान रूप होना चाहिए, इसी को तंत्र युक्ति के नाम से भी जाना गया। अभिकार या संगति के रूप में भी जाना गया, और इसकी पांडुलिपि की या पुस्तक रचना की आंतरिक व्यवस्था एकदम समीचीन होनी चाहिए, उसमें मंगल कामनाओं का प्रवेश होना चाहिए, उसमें हेत्वर्थ होना चाहिए, अर्थात वर्णय का आधार क्या है, राजा है, प्रकृति है, इतिहास है, कोई युद्ध है, कोई साहित्य है, कोई जीव्य है, कोई उपजीव्य है, कोई ऐतिहासिक कोई और पात्र है, तो उसका कोई आधार होना चाहिए और उसका उपदेश होना चाहिए। कृतिकार के निजी आदेश किस प्रकार के हैं और दूसरों के मतों का खंडन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये सारे लगभग तत्व उसके अंदर होने चाहिए। तो उसमें लिपिकार और दीपिकार की भी चर्चा हमारे यहां मिलती है। कई बार बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, एक शारंगधर पद्धति करके एक ग्रंथ है जो लेखन की पद्धति के बारे में बताता है। पत्र कौमुदी करके एक ग्रंथ है जो लेखन के बारे में बताता, लेखक के बारे में बताता है, और वो कहता है कि लेखक को ब्रह्म का जानकार होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, और मंत्राभिज्ञ होना चाहिए, राजनीतिक शास्त्र का विशारद होना चाहिए, नाना लिपियों का जानकार होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए, नीति शास्त्रविद होना चाहिए, और संधि और विग्रह को जानने वाला। आपकी भाषा निर्धारित करती है। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी ही मित्र बना देती, वाणी ही शत्रु बना देती। आपके पत्र में लिखा गया लेख आपके मित्र बना देता है, वही आपके शत्रु बना देता है।
इसलिए जो षाट गुण्य की चर्चा आती है वहां संधि विग्रह, यान, आसन, आश्रय, द्वदिभाव, संश्रय, इनकी चर्चा वहां मिलती। तो संधि और विग्रह आपके लेखन पर आधारित है, आप किस प्रकार का लेख लिखते हैं। और इन नियमों की जानकारी हो तो अच्छा लेखक होता है। और राजकार्य विलक्षण होना चाहिए। राजकाज के कार्य किस विधि के अनुसार, किस नियम के अनुसार, किस धर्म के अनुसार चलते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। और राजा के हित का अन्वेषक होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए और राजधर्म कोविद होना चाहिए। राजधर्म को जानने वाला हो, नीति सिद्धांतों को जानने वाला हो। अनेक प्रकार की चर्चाएं मिलती हैं। एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था कि रोमन में जब विखंडन होने लगा तो वहां की जितनी पांडुलिपियां थी, वहां कुछ विद्वानों के पास, कुछ मॉन्क्स के पास, कुछ पादरियों के पास, कुछ और लोगों के पास, वहां पर वो रह गई। और बाद में उन लोगों ने उनका प्रकाशन प्रारंभ किया। और कई जगह चर्चा मिलती है कि पहले गुलाम जिनको बना लिया जाता था, युद्धबंदी जो होते थे, उनके द्वारा लेखन कार्य करवाया जाता था, लिखने का काम करवाया जाता था। और कई कई जगह यह भी लिखा कि गुलाम स्त्रियों के द्वारा या स्वतंत्र रूप से भी स्त्रियों के द्वारा लेखन का कार्य, लिपिकार का कार्य करवाया गया कि ये लिपि है, इनको लिखने का काम आप करें। तो ऐसे भी कुछ चर्चा मिलती है लिपिकारों की। और ऐसी भी कुछ चर्चाएं हैं कि गुलामों से भी कुछ लेखन करवाया गया। तो अधिकांशतः जो साहित्य है वो धर्म विहारों में, बौद्ध विहारों में, मठों में, सरस्वती आगारों में, ग्रंथागारों में, आर्काइव्स में, म्यूजियम्स में, पुरानी पाठशालाओं में, पुराने आचार्यों के यहाँ पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है, वहां जाकर के देखा जा सकता है। भारत में भी अनेक प्रकार के लेखन की परंपरा प्रारंभ से ही रही है, क्योंकि भारत लेखन में और ज्ञान में अत्यंत समृद्ध रहा है। तो इसलिए यह परंपरा यहां बहुत पहले से विद्यमान है। एक जगह कुमार प्रबंध में लिखा है कि एकदा प्रातर गुरुन सर्व साधुश्च वंदित्वा लेखक शालाम विलोकनाय गताः, कि राजा एक बार प्रातः अपने गुरुओं की वंदना करके लेखनशाला को देखने के लिए गए और वहां देखा लेखकः कागज पत्राणि लिखन्तो दृष्टाः, लेखक जो है वो कागज और पत्रों को लेकर के लिखते हुए दिखाई दिए। अब आज भी देखिए, ये जो पत्र शब्द है, आज भी लोकाचार में, लोक व्यवहार में पत्र शब्द का ही प्रयोग होता है। पत्र का मतलब था पत्ता, वृक्षात पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि पतन्ति, पत्र। पेड़ के पत्ते को या पत्ते को, किसी भी पत्ते को संस्कृत में पत्र कहा। आधुनिक समय में आते आते ये अंतर्देशीय पत्र है, ये 15 पैसे वाला पत्र है। पत्र मिला, पत्र भेजा, पत्र स्वीकार हुआ, एक पत्र लिख दो। तो आज भी वो लेखन की परंपरा में वो पत्ता ही चल रहा है। भले ही हम कागज पर लिख रहे हैं, भले ही हम चाहे किसी भी चीज पर लिख रहे हैं, लेकिन उसका भी नाम रूढ़ हो गया कि वो पत्र है, हमारे लिए वो पत्ता है। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ एक परंपरा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो परंपरा है वो लेखक की है। और लेखक के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बहुत बड़ा भार वहन करता है। इसलिए लेखक के संदर्भ में मत्स्य पुराण में कुछ श्लोक हैं, मैं आवश्यक समझता हूं उनको आपके समक्ष रखना, जिसमें लिखा कि लेखक कैसा हो, तो कहा कि सर्वदेश अक्षरभिज्ञ, सर्वशास्त्र विशारदः, शीर्षोपेतान सुसंपूर्णन शुभ श्रेणीगतान समान, सर्वदेश अक्षर भिज्ञ, लगभग सभी देशों के अक्षरों को जानने वाला, अर्थात ज्यादा से ज्यादा लिपि शास्त्र का जानता हो। कौन से देश में, कौन से प्रांत में, कौन से क्षेत्र में किन किन लिपियों का, किन किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आप और हम जब साउथ में चले जाएं
तो भले ही हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन हम उन लिपियों को नहीं पढ़ पाते, उन अक्षरों को नहीं पढ़ पाते। लेकिन पांडुलिपि शास्त्र के विद्वान को, पांडुलिपि के अध्येता को अनेक प्रकार के अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, और सर्वशास्त्र विशारद है और सब शास्त्रों में विशारद हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसको साहित्य शास्त्र आना चाहिए, उसको छंद, अलंकार, रस, रीति, गुण, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसको व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कर सके। उसको स्वर की जानकारी होनी चाहिए, शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए, उसको निरुक्त की जानकारी होनी चाहिए, उसको ज्योतिष की जानकारी होनी चाहिए काल गणना के लिए। तो वो अनेक शास्त्रों का विशारद हो, ऐसा स्वीकार किया गया। और लेखक है कथितो राज्य, इस प्रकार से लेखक उसको स्वीकार किया गया। सर्वाधिकरणेषु वै, अनेक प्रकार के अधिकरणों से जो युक्त हो, और शीर्षोपेतान, सुंदर सुंदर शीर्षक बनाने वाला हो, सुसंपूर्णन, अच्छे अच्छे शीर्षक, और शुभ श्रेणीगतान, लेखकों के विषय, लेखकों के शीर्षक, उपशीर्षक उत्तम प्रकार के होने चाहिए। जो कुछ आप लिख रहे हैं उसका एक शीर्षक में समझ में आ जाना चाहिए। जैसे लिख दिया रामायण, एक शीर्षक से सब समझ में आ गया। लिख दिया महाभारत, सब समझ में आ गया। लिख दिया श्रीमद् भगवत गीता, सब समझ में आ गया। लिख दिया कर्णभारम, उरुभंगम, प्रतिमा, एक शीर्षक से सब समझ में आ जाना चाहिए। आज हम अपने एमफिल और पीएचडी के विषय इतने लंबे 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 बनाते हैं। मैं समझता हूं कि उनको हमें संक्षेप करना चाहिए और एक थोड़े से थोड़े शब्दों में उनका प्रयोग करके हमें शीर्षकों को बनाना चाहिए। और शुभ श्रेणीगतान, ठीक ठीक कैटेगराइजेशन हमें उनका करना चाहिए। और अक्षरान, श्रेणीगतान अक्षरान, वह लिखेद्यस्तु लेखक है स वरह स्मृतः, ऐसे अक्षरों को लिखने वाला लेखक वरह स्मृत, अच्छा लेखक माना गया। इसलिए कहा सर्वदेश अक्षर विज्ञ है, सर्वशास्त्र विशारदाः, लेखक है कथितो राज्य, सर्वाधिकरणेषु वै शीर्षोपेतान, सुसंपूर्णन, शुभ श्रेणीगतान समान, अक्षरान वह लिखेद्यस्तु लेखक है वरह स स्मृतः। और क्या लिखा? उपाय वाक्य कुशल, सर्वशास्त्र विशारदः, बहुवर्थ वक्ता, सर्वशास्त्र विशारदः, बहुवर्थ वक्ता, चाल्पेन लेखक स्यात् नृपोत्तमः। उपाय वाक्य कुशल होना चाहिए, कहां किस वाक्य का प्रयोग करना है यह जानकारी होनी चाहिए। और सर्वशास्त्र विशारद है, बार बार लिख रहा है, अधिक से अधिक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। और बहुवर्थ वक्ता, बहुत सारे अर्थों को कहने वाला होना चाहिए। अर्थात वो कहीं यमक में, कहीं श्लेष में, कहीं उपमा में उत्तमोत्तम प्रकार का लेखन होना चाहिए। कई प्रकार के उसके अर्थ लग सके, इस प्रकार का लेखन होना चाहिए। उत्तम प्रकार की शैली का जानकार होना चाहिए। वो पांचाली, गौड़ी, लादर, वैदर्भी, लाटी, इन सब रीतियों का भी जानकार होना चाहिए। और चाहे अल्पेन, अल्प लिखने वाला हो, अल्प में कहने वाला हो, ज्यादा विस्तार में जाने वाला, संक्षेप में कहने वाला हो। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख करके सब संक्षेप में कह दिया, ऐसे ही प्राचीन आचार्यों ने जो जो लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम, बस एक शब्द से सब कह दिया, पूरा साहित्य उसमें डाल दिया, सब कुछ उसमें डाल दिया जो अंदर लिखा हुआ है। लेखक है स्यात् नृपोत्तम, ऐसा नृपोत्तम, ऐसा लेखक उत्तम उत्तम प्रकार का स्वीकार किया गया। और क्या कहा? वाजाभिप्राय तत्वज्ञो, देश काल विभागविद, अनाहार्यो नृपे भक्तो, लेखक है स्यात् नृपोत्तम। वाजाभिप्राय, शक्ति के अभिप्राय को, अभिधा लक्षणा व्यंजना, इसके अभिप्राय को वाजाभिप्राय और वाचाभिप्राय, ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। वाणी के अभिप्राय को समझने वाला हो, राजा ने क्या कहा, या जिसके लिए मैं लिख रहा हूं इसमें कहने का तात्पर्य क्या है,
बल के, शक्ति के अभिप्राय को, अभिधा लक्षणा व्यंजना के अभिप्राय को समझने वाला हो और तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला हो। देश काल विभागविद, देश को समझने वाला हो, काल को समझने वाला हो, उसके विभागों को जानने वाला हो। देश काल का विभाग किस प्रकार से हो सकता है उस प्रकार को समझने वाला हो। अनाहार्यो और अन्यथा कोई चीज उसमें ना लाने वाला। अनाहार्य ना लेकर क्या, नृपे भक्तो, और नृप में, राजा में, अपने भूपति में भक्ति रखने वाला हो। ऐसा लेखक है स्यात् नृपोत्तम, ऐसा लेखक उत्तम स्वीकार किया गया। और एक गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है जो लेखक के संदर्भ में है, जो कहता है कि मेधावी, वाक्पटु, प्राज्ञ है, सत्यवादी, जितेंद्रिय है, सर्वशास्त्र समालोकी ही एष साधु सलेखकः। मेधावी हो, वाक्पटु हो, प्राज्ञ हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो और सर्वशास्त्र समालोकी, लगभग सब शास्त्रों को समत्व रूप से आलोकी, विचार करने वाला, देखने वाला हो, ये साधु सलेखक है। ऐसा लेखक साधु माना गया है, उत्तम प्रकार का स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से लेखकों की चर्चा हमारे यहां पर मिलती है। और लेखक कई बार अपने से बहुत कुछ मिला देते हैं। जैसे अध्यापक एक कक्षा में पाठ पढ़ाता है तो जो बहुत मेधावी विद्यार्थी होता है वो सारे पाठ को समराइज करके 2, 3, 4, 5 लाइन में लिख लेता है। उसको लगता है कि मुझे ही तो समझना है। तो कई बार लेखन में अनेक प्रकार की विकृतियां भी पैदा हो जाती हैं। कुछ सचेष्ट भूल है, कुछ निश्चेष्ट भूल है, कुछ उभयात्मक है। कई बार लेखक मूल पाठ को बढ़ाना चाहता है तो जय भारत और महाभारत कर देता है। कई बार उसको घटाना चाहता है तो उसमें विकार पैदा कर देता है। कई बार उसको लगता है कि लेखक है ना तो लिपिकार भी है लेखक, तो कई बार वो कुछ शब्दों को कहता है कि अच्छा, इससे अच्छा शब्द ये लग रहा है तो मैं ये डाल देता हूं, तो पांडुलिपि के अर्थ बदलने लगते हैं, लेखन के अर्थ बदलने लगते हैं। तो कई बार विद्यार्थी को लगता है अच्छा ये श्लोक, इसमें यदि मैं ये शब्द डाल दूं तो ये और अधिक अच्छा हो जाएगा। तो कई बार लेखक की मूल भावना किसी शब्द के साथ रहती है, वो सोच समझ के डालता है, विचार करके डालता है। हो सकता है जिसने डाला वो और उत्तम हो, लेकिन लेखन की जो मूल भावना है उसमें विकार पैदा हो जाता है। कई बार मूल पाठ में परिवर्तन के लिए हम कुछ शब्द डाल देते हैं। और पांडुलिपि का नियम यह है कि एक प्रतिलिपि करता और उसी पुस्तक का 15वां प्रतिलिपि करता जो है उसमें और पहले नंबर की जो पांडुलिपि है उसमें दिन रात का अंतर हो जाता है। यदि वो अपने विचार से कुछ लिखने लगता है, अपने भाव से कुछ लिखने लगता है, यदि उसको अक्षर से उसका पालन नहीं करता है। इस बात की परीक्षा यदि आपको कभी करनी हो तो कक्षा में जो सबसे पहले जो विद्यार्थी आपके पास बैठा हुआ है उसके कान में एक वाक्य कहिए, मिश्र वाक्य कहिए, थोड़ा लंबा वाक्य कहिए और उसको कहिए कि ये वाक्य दूसरे के कान में सुनाए और बोले इसको लिख कॉपी में। तो वही वाक्य जब 50वें विद्यार्थी के पास चला जाएगा तो उस पहले वाक्य को लिखे हुए को और 50वें विद्यार्थी के लिखे हुए वाक्य को जब आप मिलान करेंगे तो एकदम से भिन्न प्रकार के अर्थ, भिन्न प्रकार के परिणाम आपको उपस्थित होते हुए दिखाई देंगे। तो यही श्रुति के साथ होता है, यही लेखन के साथ होता है। इसलिए पांडुलिपि में मूल पांडुलिपि तक पहुंचने के लिए आपको उल्टे कदमों से चलना पड़ता है, न कि आगे की तरफ चलना पड़ता है। लेखक को प्रयास करना चाहिए कि मूल पांडुलिपि तक मुझे पहुंचना है और मैं किस प्रकार से वहां जाकर के उसका अध्ययन कर सकता हूं, किस प्रकार से वहां जाकर के उसका स्वाध्याय कर सकता हूं। तो ऐसे कुछ तत्व इसमें लिखे रहते हैं और मूल रूप से जब पांडुलिपि निर्माण किया जाए तो उसमें 5-7 तत्व हैं। लेखन की दिशा उत्तम होनी चाहिए, पंक्तिबद्धता ठीक होनी चाहिए, लिपि का माप ठीक होना चाहिए, सारे अक्षर एक जैसे बनने चाहिए। ऐसा नहीं कुछ बड़े कुछ छोटे, एक लाइन में बड़े एक में छोटे, ऐसे नहीं। विराम चिन्ह जहां जहां आवश्यकता है वहां लगाए जाने चाहिए। पृष्ठ संख्या जरूर डालनी चाहिए।
वो बहुत क्रम के निर्धारण में ठीक रहती है। आज तो आप हैं, 50 साल बाद 100 साल बाद आप नहीं रहेंगे, तो उसमें मान लो कोई प्रश्न निकल गए तो संख्या लिखी है तो वो निर्धारण करने में सहायक होगी। संशोधन करने के लिए कुछ स्थान जरूर छोड़ करके रखिए, कुछ संकेत अक्षर उसके लिए जरूर लिखिए। संकेत अक्षर जो लिखे उनका विन्यास भी आप जरूर करिए। संकेत अक्षर आज तो आप समझ रहे हैं, कल को कौन समझेगा इनको कि री का मतलब क्या है, यजु का मतलब क्या है, ए करके 0 कर दिया तो इसका मतलब क्या है, अष्टाध्यायी कौन समझेगा उसको। तो इस प्रकार से जब पांडुलिपि का निर्माण करने लगे तो इन तत्वों का ध्यान रखें। अंतिम छोटी छोटी कुछ चीजें और हैं जिसके लिए कहा कि लेखन का जब प्रारंभ करें, पुस्तक का जब प्रारंभ करें, पांडुलिपि का जब प्रारंभ करें तो मंगलाचरण में कुछ जरूर लिखें। वो मंगलाचरण केवल मंगलाचरण नहीं होता, अपितु ये निर्धारित करता है कि लेखक किस मत का अनुयायी है। वो शैव मत का अनुयायी है, वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वो राम के मत का अनुयायी है, वो कृष्ण के मत का अनुयायी है, वो हनुमान का भगत है, काली का भगत है, किसी देवी का भगत है, सरस्वती का उपासक है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें निकल करके आता है। तो मंगलाचरण में मंगलाचरण भी है और वो अपने आराध्य को ये पुस्तक का समर्पण भी करता है, ऐसा उसमें होना चाहिए। और उसमें उत्तम उत्तम प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वो पुस्तक के लिए भी अलंकरण है और भाषा के लिए भी, दोनों ही प्रकार के अलंकरणों की चर्चा पांडुलिपि शास्त्र में मिलती है। नमोकार का भी कई बार चर्चा करती है, वो प्रणाम करता है, अनेक अपने देवी देवताओं को प्रणाम करता है। जैसे हम यज्ञ में अनेक देवी देवताओं के नाम की आहुति डालते हैं, उसी प्रकार से जब हम इस परंपरा को देखें तो विवाह के कारण भी जब हम छपवाने जाते हैं तो उनमें भी हम कहीं हम शिव की स्तुति, कहीं गणेश की स्तुति, कहीं ईश्वर की स्तुति, या अपने आराध्य की जो स्तुति हम करते हैं, जिसमें वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस प्रकार के कुछ वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लोग अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा शास्त्र में भी होना चाहिए, ऐसा नमोकार शास्त्र में भी होना चाहिए, और ऐसा स्वस्ति मुख, ऐसा आशीर्वचन के रूप में उसमें कुछ अवश्य लिखा जाना चाहिए, और कुछ प्रशस्तियां उसमें अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। पुष्पिका एक बहुत बड़ी चीज है जो पांडुलिपि में होनी चाहिए। यह पुष्पिका ही कई बार निर्धारित करती है कि लेखक कौन है, किस राजा के यहां बैठ करके लिखी गई, किस तिथि, किस काल, किस संवत्सर में, किस काल मुहूर्त में, किस पक्ष में बैठ करके लिखी गई, यह पुष्पिका निर्धारित करती है। और लिपिकार की प्रतिज्ञा भी कई बार उसमें रहती है कि किसको आधार बना करके दान के लिए, अपने आराध्य के लिए, शाप से मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए वो लिख रहा है। ये भी कई बार पुस्तकों के अंदर, प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं उनके अंदर विद्यमान है। और अंत में कहता है कि लेखन की शुभ समाप्ति होनी चाहिए। भरत वाक्य की चर्चा वहां पर मिलती है, या मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। जैसे हम कई बार अपना प्रवचन, अपना व्याख्यान वेद मंत्र से प्रारंभ करते हैं, अंत में एक वेद मंत्र से समापन करते हैं, या किसी श्लोक से समापन करते हैं। इसी प्रकार से पांडुलिपियों के निर्माण में कई बार कुछ परंपराएं हैं, कुछ धारणाएं हैं, जिनको कितना स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये तो शोध का विषय है। पुनरअपि कुछ परंपराएं हमारे यहाँ विद्यमान हैं, जैसे लेखन के शुभ और अशुभ लेखन की चर्चा हमारे यहाँ मिलती है। किन किन अक्षरों से प्रारंभ करें, किन किन से ना करें। तो जैसे लोक में भी हम देखते हैं कि जब हम कन्यादान लेने के लिए बैठते हैं तो पहला कन्यादान हम उस व्यक्ति के नाम से लिखना चाहते हैं जिसका नाम ओम है, या ईश्वर है, या श्री कृष्ण है, या श्री राम है। ऐसी कुछ परंपराएं हैं। तो ऐसा भी कुछ लिखा गया कि ये इन शब्दों से लिखे, इन से न लिखे, उनकी मैं चर्चा बहुत यहाँ नहीं करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ऐसे अक्षर जो है ये क आ जाए, ग आ जाए, च आ जाए, छ आ जाए, तो इनसे प्रारंभ न किया जाए, क्योंकि उनका मतलब लिखा ये कट जावे, छोड़ जावे, मर जावे, हट जावे। तो ये है।
अंत में भी कई बार लिखा कि जब पांडुलिपि लिख रहा है कोई व्यक्ति और उसको बीच में उठना पड़ जाए तो भी ऐसे अक्षर पर ना छोड़े कि जो ठीक ना हो। तो क्या करे, वो लिखा कि यर लवे है यदि आ जाए तब अपना लेखन समाप्त करे, और पानी पीने जाना है, लघु शंका के लिए जाना है तो फिर उठ जाए। ये ना आए तो क्या करे, तो कहता है अच्छा एक कागज पर वह लिख दे और उसको वहां रख दे और फिर वो अपना कार्य प्रारंभ करे। इसी प्रकार से लेखनियों के लिए भी लिखा कि लेखनी कितने अंगुल की होनी चाहिए। मूलतः जो आपका आधुनिक काल में भी या प्राचीन काल में भी जो लेखनियों के लिए लिखा कि अष्टांगुल प्रमाण की लेखनी होनी चाहिए। मूलतः 8 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए, अधिकांशतः 10 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए। इससे कम प्रमाण की लेखनी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये तो सुविधा के ऊपर है कि आप किससे अच्छे से लिख सकते हो, और जो आपको ठीक सुविधा से लगे, आपके हाथ में पकड़ में आ जाए, कलम की ठीक प्रकार से पकड़ हो, वो लिखना चाहिए। कई शास्त्रकारों ने लिखा कि ये लाल रंग की, ये काले रंग की, ये इस प्रकार के रंगों की नहीं होनी चाहिए। तो ये तो चलो कुछ प्राचीन काल में कुछ मान्यताएं रही होंगी। मूल रूप से ये है कि पांडुलिपि में विषय वस्तु का होना अधिक महत्वपूर्ण है। ये तो सब बाह्य चीजें हैं जिनको शोध का विषय है कि कहां तक ठीक है और कहां तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो पांडुलिपि का जो मुख्य जो तत्व है, जो उसकी मुख्य विषय वस्तु है, वो उत्तम प्रकार की होनी चाहिए। बाकी ये सारे बाहर की वस्तु हैं, उनका अलंकरण होना, उसमें चित्रों का होना, उसमें अनेक प्रकार के रंगों का होना, लेकिन पुनरअपि पांडुलिपि जो है अपने आप में एक हमारी धरोहर है। पांडुलिपि अपने आप में हमारी एक संपदा है। प्राचीन आचार्यों ने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से बहुत उत्तम प्रकार का लिखा, जो आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अनेक प्रकार के आयुर्वेद शास्त्र के ग्रंथ, साहित्य शास्त्र के ग्रंथ, व्याकरण शास्त्र के ग्रंथ, अनेक उपनिषदों की पांडुलिपियां, वेदों की श्रुति परंपरा से आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है, जिनको अन्वेषित किया जाना चाहिए। और अनेक पांडुलिपियां अपने शोधार्थियों की प्रतीक्षा में है कि कुछ अच्छे शोधार्थी आए और उनके विषयों का उद्घाटन करें। इस माध्यम से मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं कि ये भारत सरकार से भी मेरा निवेदन है कि जब संपूर्ण भारत में जब कोई भी चीज किसी के यहाँ मिल जाती है, चाहे सोने की खान है, चाहे चांदी की खान है, या किसी के खेत में पुराने सिक्के मिल गए, किसी के क्षेत्र में कुछ ऐतिहासिक महत्व की सामग्री मिल गई, तो भारत सरकार उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। तो मैं समझता हूं कि यदि उत्तम पांडुलिपियां भी कहीं मिल जाएं तो उनको भी भारत सरकार को अपने क्षेत्र में लेना चाहिए और उनको शोधार्थियों के लिए, अन्वेषण के लिए उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं समझता हूं कि पांडुलिपि एक बहुत विशद विषय है और जिसको बहुत अधिक व्याख्यान के माध्यम से समझाना बड़ा जटिल कार्य है। पुनरअपि मैंने थोड़ा सा प्रयास करके कि इस प्रकार से होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप अनेक ग्रंथों का सहयोग ले सकते हैं, अनेक आचार्यों का सहयोग ले सकते हैं। आप मेरे व्याख्यानों को बड़े आदर के साथ सुनते हैं। आपका मैं हृदय से आभार, अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति 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 ओम।